हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम करेंगे बच्चों अपने इकोनॉमिक्स का मनी एंड बैंकिंग चैप्टर का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन। देखो, मनी एंड बैंकिंग जो ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट है, ये हमारे एग्जाम में 6 नंबर की वेटेज रखता है। और इसका मैंने पूरा का पूरा एक एनालिसिस करा, तो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही ईजी है ये चैप्टर, क्योंकि इसमें देखो जो वेटेज होती है वो कैसे बनाते हैं। इसमें एग्ज़ाम में 3 MCQ क्वेश्चन आते हैं जो हैं 1 मार्क्स ईच के। तो कितना हो गया 3 × 1, 3 नंबर तो ये। और एक क्वेश्चन आता है बस 3 मार्क्स का, ओनली 1 क्वेश्चन, जो जनरली क्या होता है, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो 3 नंबर का तो एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और 3 MCQ करने। तो इस तरह से इस चैप्टर की वेटेज पूरी मिलाकर जनरली 6 नंबर तक की रहती है। तो इसीलिए बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो मैंने आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल पैटर्न को डिज़ाइन में ध्यान में रखकर ही बनाए हैं, जिसमें मैंने आपको MCQs करवाऊंगा। अब इस MCQ के अंदर जो है वो अलग अलग वैरायटी के हो सकते हैं। देखो, नॉर्मल MCQ हो सकते हैं, रीज़न असर्शन बेस्ड हो सकते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन हो सकता है, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक वाला MCQ हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है। बाकी 3 नंबर का जो क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव, वो भी जनरली होता सब्जेक्टिव है, लेकिन उसमें हो सकता है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए या फिर कोई इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, लेकिन होगा 3 नंबर का सब्जेक्टिव। तो पूरे के पूरे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसी मॉडल को डिज़ाइन में ध्यान में रखकर डिज़ाइन करें, ठीक है ना। चलो फटाफट शुरू करते हैं, नो फर्दर गप्पा शप्पा। क्वेश्चन 1 से ही शुरू करते हैं, आ जाओ। नंबर 1 में लिखा है, इफ़ टोटल डिपॉजिट्स क्रिएटेड है ना बाय कमर्शियल बैंक इज 10,000 करोड़ एंड लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट इज 40%, देन अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट विल बी। चलो, तो अब देखो इसका क्या है एप्लीकेशन। टोटल डिपॉजिट्स जो होते हैं, इसका एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट, अब वो तो मुझे निकालना है, मान लो x इंटू 1/LRR। तो बेसिकली आपको टोटल डिपॉजिट्स 10,000 रुपये दे रखे हैं और इनिशियल डिपॉजिट मुझे नहीं दे रखा, उसको x लेट कर लो इंटू 1/LRR। अब LRR जो है वो आपको गिवन है 40% है, तो LRR की जगह देखो मैं 40% पुट कर देता हूँ। तो LRR हटा देता हूँ और उसकी जगह 40% पुट कर देता हूँ। 40% मतलब 0.4 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करके आप x निकाल लो, तो x का आंसर आ जाएगा 4,000। तो आंसर आ गया इनिशियल डिपॉजिट इज 4,000 करोड़, ठीक है ना। तो सिंपल हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, इन ए हाइपोथेटिकल इकोनॉमी मिस्टर नीरज हैज़ डिपॉजिटेड 100 रुपये इन द बैंक। इफ़ इट इज़ एज्यूम्ड दैट देयर इज़ नो अदर करेंसी सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी, देन टोटल मनी सप्लाई विल बी। ठीक है, इसमें हमसे टोटल मनी सप्लाई पूछ रहा है। तो अगर देखो नीरज ने 100 रुपये बैंक में जमा करे और कोई करेंसी सर्कुलेशन नहीं है इकोनॉमी की, तो फिर इसका मतलब हमारा पूरा मनी सप्लाई भी कितना ही हो गया, 100 रुपये ही हो गया बस। तो ये तो एक सिंपल हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दो। उसके बाद है क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। ठीक है ना, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो मतलब RDR क्या होता है, पता होना चाहिए नॉलेज के लिए। अब बच्चे कहेंगे सर ये क्या है, तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर हम समझने के लिए आपको सिखा देते हैं। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो भी एक तरह से डिपॉजिट रेशियो होता है कि कमर्शियल बैंक के पास जो भी टोटल डिपॉजिट्स आएंगे उसमें से रिजर्व के तौर पर कितना रखना है ना। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है, आप लिख लो या मार्क कर लेना, प्रपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक कीप एज रिजर्व। यानी कि वही सिंपल भाषा में जो आप LRR समझते हो वही मतलब होता है कि टोटल डिपॉजिट्स में से कितने रुपए रिजर्व के तौर पर कमर्शियल बैंक रखेगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, द फंक्शन ऑफ मनी इज। मनी का फंक्शन पहचानना है कि क्या है। तो बहुत ही ईजी है, मनी के फंक्शन 4 होते हैं, हमको पता है। तो मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज सारे मनी के फंक्शन हैं। उसके बाद है, टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक इज 20,000 एंड LRR इज 20%, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। अभी देखो क्वेश्चन 1 आया था, तो अब आपको सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, इनिशियल डिपॉजिट निकालना है। तो टोटल डिपॉजिट दे रखा है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो LRR से, तो 20,000 का 20% निकाल लो, कितना आ गया 4,000। ठीक है, तो ये बहुत ही फेवरेट MCQ होता है इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद है, RBI डज नॉट परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। RBI देखो क्या नहीं करता, ये हमसे पूछ रहा है। तो RBI ऑब्वियसली पब्लिक के साथ तो डील करता नहीं है, तो RBI कभी भी पब्लिक के डिपॉजिट्स मेंटेन नहीं करेगा। बाकी वो बैंकर बैंक होता है, फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करता है, सरकार का बैंकर होता है, ये वो होता है।
उसके बाद 7th है, देखो आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डज नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के साथ वो पूछ रहे कौन डील नहीं करता, तो अभी अभी हमने देख लिया कौन नहीं करता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। आरबीआई जो है वो नहीं डील करता। अब यहाँ पर ना एक छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पर एक टर्म है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कई बार बच्चा इसमें ना कंफ्यूज होता है, बच्चा कहता है सर सेंट्रल बैंक तो वो है अपना आरबीआई, है ना, लेकिन बच्चों एक ना प्राइवेट बैंक है, इसका नाम होता है, इस प्राइवेट बैंक का नाम है सीबीआई। अब उसकी फुल फॉर्म इत्तेफाक से क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बट ये ध्यान रखना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ प्राइवेट बैंक, ठीक है ना। जैसे एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वैसे ही एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी है, ये सब प्राइवेट बैंक्स है ना। बैंक ऑफ इंडिया बीओआई ये प्राइवेट बैंक है, लेकिन आरबीआई है बेसिकली वो जिसको हम एक जनरल टर्मिनोलॉजी देते हैं सेंट्रल बैंक, लेकिन उसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं कहते। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो एक प्राइवेट बैंक है। उसके बाद 8th, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई का पूछ रहा है क्या फंक्शन नहीं है। बैंकर टू द गवर्नमेंट तो है, कस्टोडियन ऑफ गोल्ड रिजर्व भी है, एक्ट एज फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट भी है, इशू करता है कॉइन एंड 1 रुपी नोट। ओ तो ये ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है, तो इसका मतलब डी जो है वो गलत है। तो ये कहाँ लिखा है, डी गलत है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में लिखा है स्टेटमेंट डी इज इनकरेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखो, व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट्स एंड सर्कुलेट्स मोर करेंसी इन द इकोनॉमिक सिस्टम, इट में ज़्यादा करेंसी अगर इशू होती है, ज़्यादा पैसा आता है, तो इससे क्या होगा, देखो इससे मनी सप्लाई बढ़ती है और मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ती है। तो यानी कि ऑप्शन के हिसाब से जनरल प्राइस लेवल जो है वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो ज़्यादा पैसा अगर सरकार छापेगी इकोनॉमी में तो इससे हमेशा महंगाई ही बढ़ जाती है। अब देखो अलग वैरायटी का एमसीक्यू है, रीजन असर्शन वाला टाइप्स। इसमें आपको क्या करना है, इसमें दोनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, और कोई भी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, दोनों गलत भी हो सकते हैं, तो वो देखते हैं क्या है। जैसे 10th देखते हैं, और कोशिश करनी चाहिए जब भी रीजन असर्शन का क्वेश्चन है तो दोनों स्टेटमेंट को ना बिल्कुल एक फ्लो में एक साथ पढ़ना चाहिए, ताकि उससे एकदम क्लैरिटी हो जाती है। मनी इज़ द लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, और रीज़न है मनी इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो देखो मैंने एक साथ ही पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ये सही बात कह रहा है, क्योंकि मनी एक लिंक है आज और भविष्य के बीच में, क्योंकि मनी को हम वैल्यू की तरह मतलब स्टोर करके आसानी से रख सकते हैं। आज आपके पास वेल्थ है तो आप उसको रख लो संभाल के, तो वो भविष्य तक आपके बच्चों तक काम आता रहेगा। तो मनी एक लिंक है प्रेजेंट और फ्यूचर का, जिसको हम स्टोर, क्योंकि हम उसको स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह रखते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए मार्क कर लेंगे। अब ऐसी 11th पढ़ो, देखो एक साथ पढ़ना तेजी से। सेविंग्स आर नो लॉन्गर डन इन टर्म्स ऑफ प्रीशियस गुड्स बिकॉज मनी इज यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेविंग। तो ये भी देखो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, कह रहा है सेविंग्स जो है वो अब हम प्रीशियस गुड्स की टर्म में नहीं करते। अब आपको अगर सेविंग करनी है तो ये थोड़ी ना आप 100 किलो की गेहूं की बोरी अपने घर में संभाल के रखोगे, क्यों नहीं रखते, क्योंकि आज हम मनी को इस्तेमाल करते हैं सेविंग के लिए, हर कोई मनी की टर्म्स में सेव करता है। तो बिल्कुल सही कह रहा है, देखो रीज़न बिल्कुल सही कह रहा है, दोनों बातें बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो ऑप्शन ए हो गया, है ना। उसके बाद देखो 12th में है सेंट्रल बैंक इज़ द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बिकॉज इट इज़ रेडी टू लेंड टू द बैंक्स व्हेन बैंक फेस्ड सीवियर क्राइसिस। इफ सेंट्रल बैंक रिफ्यूजेस देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर द बैंक बट टू शट डाउन। तो ये भी बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो होता है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, और वो हमेशा बैंकों को पैसा देता है जब भी बैंक को कोई क्राइसिस होता है, और अगर वो पैसा ना देगा फिर तो बेचारा बैंक शट डाउन ही हो जाएगा। तो ये में ही देखो बिल्कुल सही है, और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। एक और देख लो, चलो डेमो 13th, ये भी रीजन असर्शन का है। इसमें लिखा है इन मार्च 2020 आरबीआई ऑफर्ड अ 3-month मोरेटोरियम ऑन लोन्स enabling borrowers to defer the repayment on EMI and other loans, which was further extended to 3 more months till 31 August 2020. The aim of RBI was to provide relief to the borrower because of economic impact of COVID-19. तो ये बिल्कुल सही बात है। अब देखो इसमें आप कहोगे सर हमें क्या पता, हम तो बहुत छोटे थे, तो कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जब कोविड आया था ना नया नया, ये कोविड के टाइम की कहानी है देखो, तो जब कोविड नया नया आया था तो आरबीआई ने ना लोगों के लिए एक रियायत दी थी कि आप 3 महीने तक आपकी जो भी किस्तें हैं, जो भी लोन पर आपकी मतलब EMIs चल रही हैं, वो आपकी मतलब रोक दी जाएंगी, आपको देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं था कोविड की वजह से। और फिर उसको 3 महीना और फर्दर एक्सटेंड कर दिया था।
तो अगस्त तक किसी को अपनी मतलब लोन पर किश्तें देने की ज़रूरत ही नहीं थी, कोई खर्चा ही नहीं करना था। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो आरबीआई ने बोरोवर्स को रिलीफ देने के लिए करा था, है ना। तो बिल्कुल सही बात दे रखी है। चलो, तो मतलब ये एक क्वेश्चंस की वैरायटी है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो फिल इन द ब्लैंक, जैसे इसमें लिखा है व्हेन सेंट्रल बैंक बाइज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी थ्रू एग्रीमेंट। जैसे ये सब बातें आए ना कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहा है, तो ये वो ओपन मार्केट ऑपरेशन वाला किस्सा शुरू हो जाता है। लेकिन अब आगे देखो लिखा है व्हेन द सेंट्रल बैंक बाइज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी थ्रू एन एग्रीमेंट। अच्छा देखो भैया, एग्रीमेंट वर्ड आ रहा है, एग्रीमेंट की वर्ड है, इससे कहानी चेंज हो जाएगी। विच हैज़ ए स्पेसिफिकेशन अबाउट डेट एंड प्राइस ऑफ रीसेल ऑफ दिस सिक्योरिटी। बहुत ही सिंपल और कीवर्ड से भरा हुआ यहाँ पर मतलब स्टेटमेंट है। दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड डैश, द इंटरेस्ट रेट एट विच द मनी इज लेंट इन दिस वे इज कॉल्ड डैश। तो देखो आपको सिखा देता हूँ जिनको नहीं पता, जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदती है एक एग्रीमेंट के माध्यम से, जिसकी कोई स्पेसिफिक डेट होती है और प्राइस होता है ऑफ रीसेल ऑफ दिस सिक्योरिटी, कि भाई ये सिक्योरिटी मैं वापस भी बेच दूंगी, तो इसे बोला जाता है आरबीआई के नज़रिए से रीपरचेज एग्रीमेंट। ठीक है, आप नोट कर लेना, शायद आपको अगर ना पता हो तो। और जिस इंटरेस्ट रेट पर ये सौदा होता है, जिस इंटरेस्ट रेट पर मनी वो लेंट करता है कमर्शियल बैंकों को, तो उस रेट को इसीलिए पता है क्या बोलते हैं, रेपो रेट। शायद आपने सुना भी होगा, रेपो का फुल फॉर्म ही होता है रीपरचेज रेट, है ना। तो इसको बोलते हैं रेट को रेपो रेट। तो ये बेसिकली रेपो रेट की डेफिनेशन थी, तो उसने लैंग्वेज फॉर्म में दे रखी थी। चलो अच्छा, अब देखो बी, द कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू क्रिएट क्रेडिट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एंड। अब कमर्शियल बैंक कितना क्रेडिट क्रिएट करेंगे, ये एक तो इनिशियल डिपॉजिट पर डिपेंड करता है, और दूसरी चीज़ किस पर डिपेंड करता है, ये तो सिंपल है, लीगल रिजर्व रेशियो पर। क्योंकि दो ही फैक्टर होते हैं क्रेडिट क्रिएशन में, एक इनिशियल डिपॉजिट और एक एलआरआर। अब उसके बाद ये स्टेटमेंट फॉर्म क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं आजकल एग्जाम में। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, देखो पहला है द डिपॉजिट क्रिएशन कम्स टू एन एंड व्हेन टोटल रिजर्व्स बिकम इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट, है ना। तो कह रहा है कि जब टोटल डिपॉजिट्स जब मतलब टोटल रिजर्व्स जो होते हैं वो इनिशियल डिपॉजिट के बराबर हो जाए। टोटल रिजर्व मतलब वही जो टोटल एक तरह से सेविंग्स होती है वो इनिशियल डिपॉजिट के बराबर आ जाती है, तो क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। देखो कितना सही लिखा है, बिल्कुल ट्रू है बात, ये ऐसे ही होता है ना। और सेकंड स्टेटमेंट है क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू एलआरआर, मतलब एलआरआर अगर ज़्यादा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, एलआरआर अगर कम होगा तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा। तो ये बात भी बिल्कुल ट्रू कह रहा है, क्योंकि ऐसे ही होता है, इनवर्स रिलेशन ही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू कह रहा है, तो इसका मतलब आपको टिक पिक करना पड़ेगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट एक और है 16th, ये भी सोचना, दिमाग लगाओ। डिक्रीज इन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट एनहेंसेस द क्रेडिट क्रिएटिंग पावर ऑफ कमर्शियल बैंक। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जब कम होते हैं तो कमर्शियल बैंकों की कैपेसिटी बढ़ जाती है लोन देने की, हाँ बिल्कुल ट्रू है। और रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट आर ट्रीटेड इन द सेम वे इन कंट्रोलिंग द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक, और दोनों को हम सेम ही तरह से ट्रीट करते हैं। आरबीआई दोनों को या तो बढ़ाएगी या दोनों को घटाएगी, अलग अलग कभी भी नहीं होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही दे रखी है, तो यानी कि दोनों ही बातें बिल्कुल सत्य वचन दे रखी हैं। उसके बाद देखो एक और 17th, फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडिया गॉट इट्स सेंट्रल बैंक इन 1935, इट नेम इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये तो हमको पता है, ट्रू है भाई। और सेकंड कह रहा है आरबीआई एक्ट एज ए बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। तो ये गलत कह रहा है, ऐसा नहीं है, भेदभाव नहीं करता। आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट का भी बैंकर होता है, वो तो हर तरह की सरकार का ही बैंकर होता है। तो 1 तो सही बोल रहा था, लेकिन 2 स्टेटमेंट गलत बोल रहा था, तो आपको टिक करना है ऑप्शन बी। उसके बाद देखो 18th, अब ये नॉर्मल एमसीक्यू फॉर्मेट के क्वेश्चन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, आपको बताना है कि इनमें से गलत क्या है। मनी सप्लाई इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये तो सही लग रहा है, बिल्कुल सही, मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। हाई पावर्ड मनी इंक्लूड्स डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक बिसाइड्स करेंसी विद द पब्लिक, बिल्कुल सही। हाई पावर्ड मनी बेसिकली वही होता है जो आरबीआई या जो हमारी देश में चलता है, तो उसके अंदर डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के इंक्लूड हो जाते हैं करेंसी के साथ साथ।
सी में बोल रहा है M1 इंक्लूड ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ नेट डिमांड डिपॉजिट। वाह भाई साहब, M1 जिसने ढंग से पढ़ रखा होगा बच्चे ने, उसको मैंने नोट्स में याद होगा लिखवा भी रखा है कि M1 में हम ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड नहीं करते हैं, इनफैक्ट नेट डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जो इंटर बैंक डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, एक बैंक दूसरे बैंक में रखता है, वो इंटर बैंक डिमांड डिपॉजिट्स हमें नहीं लेने होते। इसीलिए सिर्फ कायदे से, नियम के हिसाब से नेट डिमांड डिपॉजिट्स ही M1 में आते हैं, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स M1 में नहीं आते। तो ये बात उसने उल्टा दे रखी है, गलत दे रखी है, तो यानी स्टेटमेंट सी ही फॉल्स है। तो ऑप्शन हो गया ये, स्टेटमेंट सी इज फॉल्स, है ना। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद देखो 19th, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू CRR। जल्दी से सोचो, CRR का कॉन्सेप्ट जो RBI के पास पैसे रखवाते हैं वो, है ना। तो कह रहा है कि इसमें से गलत बात क्या है। इट इज़ फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक, चलो ये तो सही है। इट इज़ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स या लाइबिलिटीज दैट एवरी बैंक मस्ट कीप एज कैश रिजर्व विद सेंट्रल बैंक, ये भी ठीक लग रहा है शक्ल से तो। इट इज़ अ टूल यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द क्रेडिट, ये भी ठीक लग रहा है। यही गलत है, डी वाला। इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन कमर्शियल बैंक, कह रहे कमर्शियल बैंकों को ये मानना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ज़रूरी है, कमर्शियल बैंक को तो मानना ही पड़ेगा, तो उनके लिए तो ये बाइंडिंग होता है, तो ये बात ही गलत कह रहा है। उसके बाद देखो 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट सपोर्ट विद फंक्शन ऑफ RBI एज सुपरवाइजर ऑफ कमर्शियल बैंक्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा इस बात को कि RBI कमर्शियल बैंकों का सुपरवाइजर है। तो ए में लिखा है एक्सटेंड लोन टू द कमर्शियल बैंक, तो बस यही मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि लोन देना कोई सुपरवाइजर वाला काम थोड़ी ना है। अब बी में लिखा है देखो इंस्पेक्ट करता है, चलो ये बात है, सारे रूल्स बनाता है, ये भी ठीक है, रेगुलेट करता है, ये भी ठीक है, ये सब बातें तो सुपरवाइजर वाली लग रही हैं। लेकिन लोन देता है, ये कोई सुपरवाइजर वाली बात नहीं लग रही, ये तो लग रही है बैंकर्स बैंक या फिर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये वाली बात। उसके बाद 21, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फीचर ऑफ मनी सप्लाई ऑफ एन इकोनॉमी फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको गलत फीचर ढूंढना है जल्दी से कि भैया इनमें गलत कौन सा है। ठीक है सर, तो गलत फीचर ढूंढ लेते हैं। इट इज़ मेजर्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, तो ये गलत हो गया, क्योंकि इसको तो हम एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं। याद रखना, मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं होता। इट इंक्लूड्स स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ नेशन, ये भी बात गलत हो गई। इसमें सिर्फ पब्लिक का पैसा काउंट करते हैं, सरकार का नहीं। इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स करेंसी हेल्ड विद सेंट्रल बैंक ऑफ द नेशन, बिल्कुल गलत। सेंट्रल बैंक का पैसा इसमें नहीं आता, पब्लिक का पैसा आता है। तो तीनों ही बातें गलत कह रहा है, 1 2 3। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया, बी। उसके बाद देखो 22, मिस इकरा ए टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग इन हर क्लास अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल बैंक के पास ना तरह तरह के डिपॉजिट्स आते हैं, पता होनी चाहिए लॉजिक के लिए। दीज डिपॉजिट्स फॉर्म पार्ट ऑफ M1 measure of money supply and are payable on demand by commercial bank. Identify the type of deposit which she was explaining about and choose the correct alternative. ठीक है, तो बताओ उसने M1 के कौन कौन से वो बताए होंगे, M1 में कौन सा समझाया होगा कि जो पेबल ऑन डिमांड होता है। तो कौन सा होता है पेबल ऑन डिमांड, डिमांड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। तो ये तो चलो आपको पता ही है, डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि ये दोनों तो M1 में नहीं आते। तो ऑप्शन बी, ओनली 1। उसके बाद देखो 23 में कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डज नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद जनरल पब्लिक। अगेन सिंपल क्वेश्चन, हमको पता है कौन नहीं करता पब्लिक से डील, RBI, है ना। उसके बाद 24, इट इज़ द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक इन इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स। तो क्या होता है वो रेट, उसको बोलते हैं हम रेपो रेट, है ना। ताकि कमर्शियल बैंकों की अचानक अगर पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर सेंट्रल बैंक उनको पैसा दे देता है, और जिस रेट पर पैसा देता है उसको बोलते हैं हम रेपो रेट, एग्जैक्ट। 25 में कह रहा है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑड वन आउट कह रहा है इनमें से अनोखा कौन है, अनोखा। तो सर हमें क्या पता अनोखा कौन है। तो देखो बैंक ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक, RBI इंडिया का सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक US का सेंट्रल बैंक, IDBI बैंक, ये कमर्शियल बैंक बीच में क्या कर रहा है, तो यही ऑड वन आउट हो गया।
उसके बाद 26 गुड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द गिवन शेड्यूल। शेड्यूल है 2000 का डिपॉजिट आता है तो 90% हम लोन में दे देते हैं 1800 और 10% रिजर्व में डाल देते हैं 200, ठीक है। तो अब यही लोन अगले राउंड में डिपॉजिट बन जाएगा 1800, फिर उसका 90% 1620 लोन चला जाएगा और 180 रिजर्व आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये 1800 और 1620 फिगर्स होनी चाहिए ऑप्शन के अनुसार। अच्छा, फिर टोटल भी पूछ रहा है, टोटल क्या होगा? तो अगर हम टोटल निकालें तो टोटल डिपॉजिट्स का फॉर्मूला है इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। LRR है 10%, तो 0.1 लिख लेता हूँ। तो टोटल डिपॉजिट्स 20,000 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये थर्ड आंसर आना चाहिए, टोटल डिपॉजिट 20,000। तो बस देख लो ना ऑप्शन कौन सा है, 1 में 1800, फिर 2 में 1620, 3 में 20,000, और अगर आप लोन का टोटल भी निकालते हो 20,000 का 90% निकाल लो तो ये लोन का टोटल आ जाएगा 18,000। तो बस ऑप्शन 1 जो है ए, उसमें सारे ही फिगर सही दे रखे हैं। लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, देखो सॉल्व करने के लिए ऐसा है ना, पता होना चाहिए। उसके बाद देखो 27, 3 friends Himanshu, Resham and Pankaj were discussing about function of RBI. Himanshu said that RBI act as banker to the central government and state government. Resham said RBI issue currency notes other than 1 rupee note. और Pankaj said RBI act as banker and supervisor of commercial bank. Who among them are correct? बताओ कौन सही है? तो भाई बैंकर भी होता है, करेंसी भी इशू करता है, सुपरवाइज़र भी होता है, तो तीनों ही दोस्त सही हैं। तो इसका मतलब तीनों दोस्तों ने पता है किससे ट्यूशन पढ़ी? मुझसे, तभी तो तीनों बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और सही बता रहे हैं आपकी तरह। चलो, अब ये कुछ 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं, ये डिस्कस कर लेता हूँ। अब एग्जाम में मैंने आपको बताया था मनी बैंकिंग में MCQs आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी 3 नंबर के क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो कैसे आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें सारे कवर हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ इनडिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटीज इन रिलेशन टू बार्टर, हाउ हैज़ मनी सॉल्व्ड इट। देखो एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ये डायरेक्ट होता है। ये टॉपिक बेसिकली ये दिखाता है कि बार्टर की कोई भी समस्या आपको बोल देगा और बोलेगा कि उसको मनी ने कैसे सॉल्व करा, है ना। तो ये पता होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, इनडिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम है। अब मान लो मुझे शूज़ चाहिए और आपके पास गोल्ड है। अब गोल्ड के बदले में अगर हमें शूज़ एक्सचेंज करने थे बार्टर में, तो प्रॉब्लम ये थी कि भाई मैं अपने शूज़ दूंगा। अब आपके पास फॉर एग्जांपल कोई गोल्ड चेन है। अब आपकी गोल्ड चेन की तो यार बहुत कीमत है, मेरे जूते फटे पुराने से। तो अब आप कहोगे कि भाई मैं गोल्ड चेन नहीं दूंगा, मैं तो गोल्ड चेन को बहुत थोड़ा सा हिस्सा दूंगा उसका। अब गोल्ड चेन का थोड़ा सा हिस्सा कैसे कर पाओगे? डिवाइड करना मुश्किल हो जाता था पुराने ज़माने में बार्टर में। तो इनडिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम में बस आपको ये एग्जांपल देना है कि भाई पुराने ज़माने में अगर 2 लोग गुड्स एक्सचेंज कर रहे थे तो बड़ा प्रॉब्लम होता था किसी भी गुड को डिवाइड करना। मान लो आपके पास घोड़ा है और मैं आपके घोड़े के बदले में जूते दे रहा हूँ, तो अब घोड़े की आप ये तो नहीं कहोगे यार मेरा घोड़ा तो बड़ा कीमती है, मैं आपके जूते के बदले में सर घोड़े की बस एक टांग दूंगा। तो भाई अब कैसे डिवाइड करोगे कमोडिटी को? तो बार्टर में प्रॉब्लम आती थी। अब मनी ने ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर लिया? तो मनी का आपको ना एक फंक्शन इसमें बताना है। इस फंक्शन को बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है एक माध्यम बन गया एक्सचेंज का। यानी कि अगर मुझे जूते बेचने हैं तो मैं बाज़ार में जाके बेच दूंगा, और आपको अगर कुछ खरीदने हैं जूते बाज़ार में जाके खरीद लोगे। अब हमें घोड़े की टांग काटने की ज़रूरत नहीं है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है फंक्शन ऑफ मनी, इसने इनडिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम को दूर कर दिया। ठीक है, तो ये कहानी बता देना 3 नंबर में। चलो उसके बाद 29 क्वेश्चन, ये इस साल एग्जाम में आएगा, आपके लिए लीक करवा के लाया हूँ, स्पेशल क्वेश्चन है। चलो ठीक है सर, फिर ये रट के जाएंगे हम। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट इन सेवरल फॉर्म अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। 3 तरह के लोग होते हैं सोसाइटी में। एक है बिजनेसमैन आपकी तरह, एक है स्टूडेंट मेरी तरह, और एक है बूढ़ा आदमी जो चाहता है कि बस यार पैसे रखो बैंक में और हाई इंटरेस्ट मुझे मिलता रहे। तो वो कह रहा है कि बताओ किसको कौन सा डिपॉजिट आप सजेस्ट करोगे, और गिव रीज़न और अपना आंसर देना है। बाकी 4th में तो कह रहा है सजेस्ट एनी 2 ways टू इंक्रीज द बैंकिंग हैबिट ऑफ पीपल। वो तो चलो ओरली मैं बता दूंगा, लेकिन बूढ़े आदमी से शुरू करते हैं। बूढ़े को हम क्या कहेंगे? बूढ़े को कहेंगे कि भाई तुम फिक्स डिपॉजिट करो, है ना, टाइम डिपॉजिट करो,
क्योंकि उसमें पैसा पड़ा रहेगा बैंक में और ब्याज सबसे ज़्यादा मिलता है। स्टूडेंट को क्या बोलोगे बताओ? सर स्टूडेंट को बोलेंगे सेविंग्स डिपॉजिट, क्योंकि स्टूडेंट जो होता है वो उसको रोज़ रोज़ तो ट्रांजैक्शन करनी नहीं है, उसको महीने में 2 4 5 ट्रांजैक्शन करनी होती है। तो सेविंग्स डिपॉजिट में उसको मॉडरेट इंटरेस्ट मिल जाएगा, मतलब ठीक ठाक इंटरेस्ट मिल जाएगा, और वो अपनी ट्रांजैक्शन रोज़मर्रा की भी थोड़ी बहुत जो होती है महीने की वो कर पाएगा। लेकिन बिजनेसमैन तो भाई उसकी तो रोज़ की ही 100 ट्रांजैक्शन होती है, उसको तो फिर हम करंट अकाउंट डिपॉजिट कहेंगे कि तू करंट अकाउंट डिपॉजिट कर। इसमें इंटरेस्ट हालांकि तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ तेरी रोज़मर्रा की 100 ट्रांजैक्शन है, पैसा आना है जाना है ये सब होना है, वो सब हो जाएगा, तो वो तू वो कर। बाकी 2 तरीके बताओ बैंकिंग हैबिट बढ़ाने के लोगों के लिए। तो 2 तरीके में हम यही बोल सकते हैं कि भाई हमें एक तो नए नए बैंक्स खोलने चाहिए, मतलब सरकार को, है ना, बैंकिंग सिस्टम प्रोसीजर्स को ईजी करना चाहिए। इसी से लोग थोड़ा सा प्रोत्साहित होते हैं कि चलो यार बैंक में पैसा रख लेते हैं, है ना। बट इट इज़ अ गुड क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट। अब देखो 30th क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्कस द मीनिंग ऑफ, क्योंकि बच्चे छोड़ देते हैं। जो M1 के 2 कंपोनेंट्स हैं ना, तो वो तो सबने रट रखे हैं, C प्लस डी डी, लेकिन एग्जाम में आता है कि इनका मीनिंग्स डिस्कस करो। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक का और डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक का। तो देखो करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक तो फिर भी इजी है, अब बता दोगे कि देखो जितने भी हमारे लिक्विड मतलब लिक्विड फॉर्म में कैश होता है या कॉइन्स होते हैं, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, ये सब हमारे कॉइन्स हो गए, या 100 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट, ये सब हमारे करेंसी एंड कॉइन्स में कंसिडर हो जाते हैं। लेकिन डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक में क्या बताओगे? तो एक तो डेफिनेशन लिख देना कि ये मतलब पेबल ऑन डिमांड होते हैं, है ना, चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, इनमें आप कभी भी पैसा डाल सकते हो, कभी भी पैसा निकाल सकते हो, वो वाले डिपॉजिट्स होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूर बताना कि हम हमेशा M1 के अंदर नेट डिमांड डिपॉजिट्स लेते हैं, यानी कि अगर कोई भी इंटर बैंक डिपॉजिट है, एक बैंक ने दूसरे बैंक में डिमांड डिपॉजिट कर रखा है, वो हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो तो बैंकों का अपना अपना पैसा है, उसको हम इसमें कंसिडर नहीं करते। ठीक है, सिर्फ पब्लिक का ही पैसा लेना होता है ना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद 31, ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, CRR या LRR के कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आ जाता है। जैसे इसमें लिखा है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट, इन दिस कंटेक्स्ट हाउ RBI कैन यूज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ CRR। अब RBI के पास एक इंस्ट्रूमेंट है CRR का, इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से वो कैसे मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ करेगा, क्योंकि इकोनॉमी की ग्रोथ करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो सोचो देखो RBI क्या करेगा, तो इसमें आपको पता है एक की वर्ड ज़रूर लिखना है कि RBI CRR को कम कर देगा। तो अब आप कहोगे सर इससे क्या होगा? तो देखो जब RBI CRR को कम करेगा तो हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको कम पैसा अपने पास CRR में रखना पड़ेगा, और कमर्शियल बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा पैसा लोन की तरह दे पाएंगे। जब कमर्शियल बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा लोगों को लोन्स देंगे, तभी तो लोगों के पास पैसा आएगा, और जब लोगों के पास पैसा आएगा तभी तो वो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। और हम यही चाहते हैं कि पैसा इकोनॉमी में इन्वेस्ट हो ताकि इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। तो मतलब ये पूरा चेन लिंक आपको बताना पड़ेगा कि RBI CRR की मदद से कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकता है वाया इन्वेस्टमेंट। बस उसके लिए उसको एक काम करना है कि CRR को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के नज़रिए से। उसके बाद 32 देखो, ये होते हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक एज इंडिकेटेड इन द इमेज बिलो। तो देखो कुछ समझ आ रहा है इस इमेज को देख के? सर समझ तो आ रहा है, कुछ पिक्चर देखी सी तो लग रही है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ऊपर तो RBI बना हुआ है, हाँ बना हुआ है, फिर नीचे कमर्शियल बैंक दिखा दिया, इधर कुछ करेंसियाँ दिखा दी, है ना, येन बना हुआ है, मतलब डॉलर शॉलर हो गए, इधर ये सरकार की बिल्डिंग दिखा दी कोई, इधर ये करेंसी नोट इशू हो गए। अच्छा, तो मतलब RBI के सारी फंक्शन बता रहा है। तो कह रहा है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी वन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो ये सिंपल है, कोई भी फंक्शन बता देना। देखो ये है करेंसी इशू करने वाला फंक्शन, ये है बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये है बैंकर्स बैंक। तो जो दिल करे वो बता देना, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर में।
एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। ये पक्का आता है क्योंकि क्रेडिट कंट्रोल से रिलेटेड एक क्वेश्चन छोटा सा आ जाता है। अब पहला लिखा है इंक्रीज इन बैंक रेट। बैंक रेट बढ़ जाएगा तो कमर्शियल बैंकों की क्रेडिट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। बस तो ये बताना है। फिर इंक्रीज इन प्राइमरी डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट्स मतलब वही LRR वगैरह हो गए। तो अच्छा इंक्रीज इन प्राइमरी डिपॉजिट्स, मुझे लगा रिजर्व डिपॉजिट्स की बात कर रहा है। इंक्रीज इन प्राइमरी डिपॉजिट्स का मतलब है कि बैंकों में जब लोग पैसा लेकर आते हैं कि भाई ये लो 100 रुपये जमा कर दिए, कोई 200 रुपये जमा कर रहा है, खूब सारे इनिशियल डिपॉजिट्स अगर बैंक में बढ़ेंगे तो फिर इससे बैंकों की, कमर्शियल बैंकों की क्रेडिट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। और थर्ड में लिखा है डिक्रीज इन SLR। अगर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कम करता है तो इससे बैंकों को अपने पास कम पैसे रखने पड़ेंगे और इस केस में भी कमर्शियल बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और वो ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे। तो मतलब तीनों पॉइंटों में पहले केस में कम क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन दूसरे और तीसरे केस में वो ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, चलो तो आई होप आपको बहुत अच्छे से आज के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। पावरफुल वीडियो थी विद ऑल द क्वेश्चंस। पैटर्न बड़ा सिंपल है, जब भी पढ़ो इस चैप्टर को तो 3 नंबर के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना, बाकी MCQs खूब सारे करने की कोशिश करना, क्योंकि इस पूरे 6 नंबर के यूनिट में या तो MCQ आता है या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको वीडियो दिख रही होगी, मनी एंड बैंकिंग की कंप्लीट 1 शॉट की वीडियो है। अगर रिवाइज करना चाहते हो अच्छे से तो ये वीडियो भी रेफर कर लेना। ठीक है, बाकी मुलाकात करता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना मस्त रहो और स्वस्थ रहो।